कर्नल गुरमीत सिंह लिफाफा खोलने वाली चमकीली छुरी से मेज की सतह को कुरेदने लगा। फिर छुरी रखकर बोला, गुड, मुझे तुमसे यही तवक्को थी। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही कि तुम एक इंतहाई अहम मिशन पर दुश्मन मुल्क में जा रहे हो। तुम्हारा इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया गया है। अगरचे तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं, मगर मिलिट्री इंटेलिजेंस में इस वक्त तुम सबसे ज़्यादा तजर्बेकार, काबिल, लायक और मौजू एजेंट हो। तुम हिंदू हो, लेकिन मुसलमानों के कल्चर और इनके मज़हब से पूरी वाकफियत रखते हो। कर्नल गुप्ता और तरचनापुली के मेजर रामानाथन ने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो तुम्हें पाकिस्तान जाकर करना होगा। वो अपनी कुर्सी से उठा और कोने की आहनी अलमारी को चाबी लगाकर खोला। इसमें से एक ब्रीफकेस निकाला और इसे रख कर बैठ गया। ब्रीफकेस में से V2 की गोलियों का पैकेट और जहरीला सिगार निकाला। इसके बाद एक सिगरेट लाइटर जैसी छोटी डिबिया मेरी तरफ बढ़ा दी। V2 गोलियों और सिगार के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया गया है। ये सिगरेट लाइटर एक इंतहाई ताकतवर शॉर्ट व्यू रेडियो ट्रांसमीटर है। कर्नल गुप्ता ने तुम्हें हमारी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बता दी थी, वो तुम्हें याद होगी। ये फ्रीक्वेंसी मुझे याद थी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। कर्नल गुरमीत ने ब्रीफकेस से स्याह रंग की एक छोटी सी पॉकेट बुक निकाल कर मुझे दे दी और कहा, ये तुम्हारी कोड बुक है। इसमें वो कोड दर्ज है जिसकी मदद से तुम ट्रांसमीटर पर मुझे या कर्नल गुप्ता को इमरजेंसी पैगाम दे सकते हो। मेरा कोडवर्ड पॉम आयल नारोमनी ही होगा। इन चीज़ों को छुपाना तुम्हारा काम है। याद रखो, अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे और लाताल्लुक हो जाएंगे। तुम्हें भी पकड़े जाने की सूरत में जुबान बंद रखनी होगी, वरना पाकिस्तान में मुकीम हमारे एजेंट तुम्हें मौत की नींद सुला देंगे। मैं जानता हूँ, मैंने जवाब दिया। अब मैं ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि मुझे बॉर्डर किस तरीके से क्रॉस कराया जाएगा। तुम्हारे पास B69 का जो टॉप सीक्रेट शनाख्ती कार्ड है, इसे मेरे हवाले कर दो। मैंने जेब से अपना खसूसी शनाख्ती कार्ड निकाल कर इसे दे दिया। इसने कार्ड ब्रीफकेस में रखा और वहां से कागज़ का एक टुकड़ा निकाल कर मेरे आगे कर दिया। इस कागज़ पर पाकिस्तान के इन आदमियों के नाम लिखे हैं जिनका एतमाद हासिल करने के बाद तुम इन्हें V2 की गोली किसी भी मशरूब में घोल कर पिला दोगे। मैंने कागज़ लेकर पढ़ा। पाकिस्तान के 4 अहम सियासतदानों के नाम लिखे थे। कर्नल गुरमीत बोले, ये लोग कुछ अरसा पहले तक मुल्क को तोड़ने और अपने अपने सूबों की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान से अलहदगी की बातें करते थे, लेकिन अब इनको दी गई V2 गोलियों का असर ज़ाइल होने लगा था और मुल्की इस्तेहकाम की बातें करने लगे थे। तुम्हें एक मजजूब की शक्ल में इन लोगों से ताल्लुक़ पैदा करना है। इन्हें ये गोलियां दोबारा खिलानी होंगी। ये 4 सियासतदान हैं, जबकि तुम्हें V2 की 5 गोलियां दी जा रही हैं। अगर एक आध गोली किस वजह से ज़ाया हो जाए तो तुम दूसरी गोली इस्तेमाल कर सको। पाकिस्तान में हमारे सफारत खाने के किसी आदमी से हरगिज़ राब्ता न करना। इनका कोई ना कोई आदमी तुम्हें ज़रूरत के वक्त खुद मिल लिया करेगा। पाकिस्तान में हमारे कुछ एजेंट काम कर रहे हैं। तुम्हें सिर्फ एक एजेंट जगदेश चंद खन्ना से मिलवाया जाएगा। वो पाकिस्तान में हमारा मास्टर स्पाई है। वो इस वक्त फैसलाबाद में मुकीम है और पिछले 10 बरस से वहाँ एक बाज़ार में मास्टर फ़ैरोज़ दीन के नाम से घड़ी साज की दुकान कर रहा है। इसने मशहूर कर रखा है कि गुजरावाले में बस के एक हादसे में इसके बीवी बच्चे हलाक हो गए थे। वो अकेला अपनी दुकान के पीछे एक कमरे में रहता है। तुम इससे राब्ता कायम करोगे, तुम्हारा नाम पाकिस्तान में दाखिल होते ही पीर इलाही बख्श होगा और तुम हाथ देख कर लोगों को झूठ सच किस्मत का हाल बताओगे। जगदेश चंद खन्ना तुम्हें सियासतदानों के हल्के में पहुंचने के गुर बता देगा। तुम्हें लाहौर शहर की एक मार्केट में किताबों की एक दुकान खुलवा दी जाएगी। लाहौर तुम्हारा हेडक्वार्टर होगा। यहाँ से तुम हमारे स्पाई मास्टर जगदेश चंद खन्ना उर्फ मास्टर फ़ैरोज़ दीन की रहनुमाई में मुतल्लिका सियासतदानों से राब्ता पैदा करोगे। अगर कभी तुम्हारा राज फाश हो जाए तो तुम जहरीले सिगार, रेडियो ट्रांसमीटर और कोड बुक को ज़ाया करके फ़ौरन रूपोश हो जाना। मैं कर्नल गुरमीत सिंह की एक एक बात अपने जहन में नक्श कर रहा था। फिर मैंने कर्नल गुरमीत से सवाल कर ही दिया कि मुझे बॉर्डर कब और किस तरीके से क्रॉस करवाया जाएगा। सिख कर्नल ने चश्मा उतार कर खाकी रुमाल से साफ किया और बोले, हमारे आदमी खुफिया तौर पर पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कराएंगे। इतवार की रात 12 बजे अटारी रेलवे स्टेशन के पास GT रोड पर पहुंच जाने। हमारे आदमी तुम्हारे पास आकर कोड पॉम आयल नारोमनी बोलेगा, वही तुम्हें बॉर्डर क्रॉस कराएगा। तुम्हें एक पाकिस्तानी लिबास तुम्हारे होटल में हफ्ते को पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद कर्नल गुरमीत सिंह ने मुझसे मेरे होटल के कमरे का नंबर ले लिया, फैसलाबाद के इंडियन मास्टर एजेंट का एड्रेस बताया और कहा कि मैं ज़ुबानी याद कर लूँ। फिर अपनी ख़ास नोटबुक निकाल कर खोली और कहा, एक नंबर नोट कर लो। ये नंबर है OK5। इस नंबर की अहमियत से अमृतसर शहर के सभी पुलिस स्टेशनों, मिलिट्री पुलिस के हेडक्वार्टरों और इस्लामाबाद में मुतय्यन भारतीय सफ़ीर को आगाह कर दिया गया है।
तुम्हें अभी अमृतसर में 2 दिन मजीद रुकना होगा। इन 2 दिनों में तुम्हें शहर में किसी किस्म की भी मुश्किल दरपेश हो तो मेरे पास आने के बजाय किसी पुलिस स्टेशन या पुलिस वाले को यह नंबर बता देना। तुम्हारी मुश्किल उसी वक्त हल कर दी जाएगी। पाकिस्तान में तुम अगर ऐसी सूरत हाल में फंस जाओ कि भारतीय सफारत खाने के ख़ास आदमी को तुमसे राब्ता पैदा करने की ज़रूरत पड़ जाए तो तुम भी इसे OK5 नंबर बताकर अपनी शनाख्त करवाओगे। ये तुम्हारा शनाख्ती नंबर होगा। हर जगह मिशन पाम ऑयल नारोमनी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। अब तुम जा सकते हो। मैंने उठकर इससे हाथ मिलाया। जहरीला सिगार, V2 गोलियां, रेडियो ट्रांसमीटर और कोड बुक अपने ब्रीफकेस में रखी और खामोशी से बाहर आ गया। इस वक्त मुझे खुद पर एक ऐसी मशीन का गुमान हुआ जिसमें चाबी भर दी गई हो और जो अपना काम शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। मैं सोच रहा था कि कुलसूम को अपने साथ कैसे ले जाऊंगा। होटल पहुंचा तो दिन के 11 बजने वाले थे। कर्नल गुरमीत सिंह ने काफ़ी वक्त ले लिया था। कुलसूम कमरे में बैठी बेताबी से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने इसे बताया कि मैं अपने स्मगलर दोस्त से बात कराया हूँ और हम इतवार की रात को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए रवाना हो जाएंगे। वो खुश भी और फिक्रमंद भी थी। गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं था। वो तो यही समझ रही थी कि हम गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करेंगे। हफ्ते की शाम को मुझे कपड़ों का एक पैकेट मिला जिसमें पाकिस्तानी करेंसी के 1000 रुपये भी थे। कुलसूम ने पूछा कि ये चीज़ें किसने भेजी हैं। मैंने इसे कहा कि मेरे स्मगलर दोस्त ने भेजी हैं ताकि बॉर्डर क्रॉस करने से पहले मैं पाकिस्तानी वीज़ा कता इख्तियार कर लूँ। वो बोली, मैं तो साड़ी में हिंदू लगूंगी। इस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया था। इसी रात मैंने अमृतसर के हाल बाजार से कुलसूम के कुर्ते और शलवार के लिए कपड़ा खरीदा और कुलसूम को साथ ले जाकर एक दर्जी को सिलने के लिए दे दी। एक गर्म चादर भी खरीदी। मैंने कुलसूम को पाकिस्तानी करेंसी में 500 रुपये भी दे दी कि वो अपने पास रखे। एतवार को रात को हमें अमृतसर से रवाना हो जाना था। मैंने खद्दर की एक ऐसी सदरी बनवाकर बुनियान की जगह पहन ली थी जिसमें V2 गोलियों का पैकेट, रेडियो ट्रांसमीटर वाला सिगरेट लाइटर, कोड बुक और जहरीला सिगार छुपा कर रखा हुआ था। सदरी की एक जेब में पाकिस्तानी करेंसी नोट भी थे। पतलून की अकबी जेब में मेरा बटुआ था जिसमें भारतीय करेंसी थी। इतवार की सुबह मैं कुलसूम को साथ लेकर दर्जी की दुकान पर गया तो वहाँ एक नई मुसीबत खड़ी थी। रुकमनी बाई का एक आदमी कुलसूम की तलाश में घूमता फिर रहा था। इसने बाजार में से गुजरते हुए कुलसूम को देखकर पहचान लिया। कुलसूम को कलाई से पकड़कर बाहर की तरफ खींचते हुए चिल्लाया, लोगों, ये औरत कातिल है, दिल्ली में 2 कत्ल करके भागी है। लोग जमा हो गए और कुलसूम ने रोना शुरू कर दिया। मैंने गुंडे का हाथ झटकने की कोशिश की तो इसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। मैं इत्तेफाक से अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका। वैसे वो मुझसे कद काठ और ताकत में भी दुगना था। मैंने लोगों से कहा कि ये औरत कमलावती है और मेरी बीवी है। ये कातिला नहीं है। लेकिन गुंडा चीख चीख कर कस्में खा रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। यही औरत है जिसने दिल्ली में 2 आदमियों का खून किया है। कुछ लोग गुंडे की तरफ हो गए, कुछ मेरी तरफ हो गए, लेकिन मेरे लिए कुलसूम को वहाँ से निकालना मुश्किल हो गया था। इतने में वहाँ पुलिस के 2 सिपाही भी आ गए। गुंडे ने जब इन्हें बताया कि ये औरत कातिला है और इसने दिल्ली में 2 खून किए हैं तो सिख पुलिस वालों ने कुलसूम को पकड़ लिया। मैंने एतराज़ किया तो उन्होंने मुझे बीच जकड़ लिया। थाने चल के बात करना, एक ने कहा। सिपाही हमें थाने की तरफ लेकर चल दिए, गुंडा भी साथ साथ। लोग भी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। ये वही कोतवाली का थाना था जहाँ एक बार अरसा गुजरा। मैं पहले भी आ चुका था मगर अब मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी थी, मुझे आसानी से कोई पहचान नहीं सकता था। थानेदार सिख था। इसने जब गुंडे का बयान सुना तो कुलसूम को और मुझे हवालात में बंद कर देने का हुक्म सादिर कर दिया। इसी रात 12 बजे मुझे बॉर्डर क्रॉस करना था। मैं सिख कर्नल गुरमीत सिंह का हवाला नहीं देना चाहता था, लेकिन एकदम से मुझे कर्नल गुरमीत के बताए हुए अमृत धारा किस्म के नंबर OK5 का ख्याल आ गया। सिपाही मुझे और कुलसूम को पकड़कर हवालात की तरफ ले जाने लगे तो मैंने सिख थानेदार से कहा कि मैं आपसे अलहदगी में एक बात करना चाहता हूँ। सिख थानेदार ने गुस्सीली आंखों से मेरी तरफ देखा। लाला जी, मैं रिश्वत लेने वाला थानेदार नहीं हूँ। वाहे गुरु का दिया मेरे पास सब कुछ है, ले जाओ इन्हें, बंद कर दो हवालात में। सिर्फ मेरी एक बात सुन ले, नहीं तो हो सकता है बाद में आपको पछताना पड़े। ये रिश्वत की बात नहीं है, मैंने इसरार किया। इस पर सिख थानेदार बादल नखासा अपनी कुर्सी से उठकर मेरे पास आकर बोला, बताओ ओए, क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने इसके कान के करीब मुँह ले जाकर कहा, OK5 का नंबर बोला। तो इस पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। वो अपनी जगह यकलख्त हिल कर रह गए। जमीन पर जोर से पाँव मारकर मुझे सैल्यूट किया। इसे सैल्यूट करते देखकर सिपाहियों की गिरफ्त भी ढीली पड़ गई। थानेदार ने फौरन हमारी रिहाई का हुक्म दिया। दिल्ली वाला गुंडा कुर्सी पर बैठा हक्का बक्का कभी मेरा और कभी थानेदार का मुंह तक रहा था। सिख थानेदार ने चिल्लाकर कहा, इस गुंडे को पकड़कर बंद कर दो, ये लोगों पर झूठे मुकदमे बनवाता है। इस गुंडे का थाने में क्या हशर हुआ मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं और कुलसूम थाने से निकलकर एक रिक्शे में बैठे।
और होटल की तरफ रवाना हो गए थे। कुलसूम बेहद हैरान थी कि मैंने थानेदार के कान में ऐसा कौन सा तिलिस्म फूंक दिया था कि इसकी काया ही पलट गई। मैंने मुस्कुराकर कहा कि असल में ये सारे पुलिस वाले मेरे स्मगलर दोस्त से भारी रिश्वतें वसूल करते हैं। मैंने इसका नाम ले लिया था। जो दिन गुजर रहा था, कुलसूम का मसला ज़्यादा गंभीर होकर सामने आ रहा था। मैं किसी स्मगलर की मदद से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करने वाला था। मुझे पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम मिशन पर भेजा जा रहा था। मुझे इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ में बॉर्डर क्रॉस करवा रहा था। मुतल्लिका इंडियन अफसर कुलसूम के बारे में ज़रूर पूछेंगे और इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। रात 9 बजे हमने खाना खाया। कुलसूम ने साड़ी की बजाय शलवार कमीज़ पहन ली थी और अपना जिस्म सुरमई रंग की गर्म चादर में लपेट लिया था। रात के 11:15 बजे मैंने कुलसूम को साथ लिया। एक टैक्सी वाले को मैंने पहले ही कह दिया था, वो होटल के बाहर मेरे इंतज़ार में था। अटारी अमृतसर से 15 मील दूर है और किसी ज़माने में सिख जागीरदारों का बहुत बड़ा कस्बा था। पाकिस्तान बन जाने के बाद यह कस्बा बॉर्डर पर आ गया, जिसकी वजह से इसकी पहले वाली हैसियत ख़त्म होकर रह गई। टैक्सी जीटी रोड पर अटारी की तरफ रवाना थी। अंधेरे में सड़क के दोनों जानिब शीशम के ऊंचे घने दरख्त खामोश खड़े थे। रात काफ़ी सर्दी थी। मैंने भी वही लिबास पहन रखा था जो कर्नल ने मेरे लिए भिजवाया था। टैक्सी वाला सिख था और हमारे शलवार कमीज़ वाले लिबास से इसने यही अंदाज़ा लगाया कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान जा रहे हैं। मगर इसकी गुफ्तगू से जाहिर हो रहा था कि वो आधी रात को हमारे बॉर्डर क्रॉस करने पर कुछ हैरान सा है। मैंने इसकी हैरानी को कोई अहमियत नहीं दी। टैक्सी छेहटा, खासा और गोरू सर सतलानी के रेलवे स्टेशनों को पीछे छोड़ती हुई अब अटारी की तरफ बढ़ रही थी। रेलवे स्टेशन अभी थोड़ी दूर था कि मैंने टैक्सी रुकवा ली, किराया अदा किया और टैक्सी वाले को रुखसत कर दिया। हम शीशम के दरख्तों के नीचे अंधेरे में खड़े हो गए। मैंने कुलसूम से कहा, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम्हें जिस तरह कहा है वैसे ही कर। कुलसूम ने आहिस्ता से सर हिला दिया। मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। 12 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे। मेरे पास अब ब्रीफ केस नहीं था। तमाम आलाते जासूसी कमीज़ के नीचे पहनी हुई सदरी की जेबों में थे। हाथ में सिर्फ रुमाल में लिपटी टोपी थी। मैं कुलसूम को दरख्तों के नीचे छोड़कर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गया। रेलवे स्टेशन छोटा सा था। रात के वक्त बिल्कुल वीरान पड़ा था। मेहराबदार गेट के वस्त में एक बल्ब रोशन था। मैं कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे बने हुए ईंटों के चबूतरे पर बैठ गया। कोई 5 मिनट गुजरे होंगे कि जीटी रोड पर दरख्तों में किसी जगह एक जीप रुकने की आवाज़ सुनाई दी। अंधेरे की वजह से मुझे जीप नहीं नजर आ रही थी। मैं समझ गया कि जिस शख्स को आना था वो आ गया। सड़क पर एक कुबड़ा आदमी लाठी टेकता आहिस्ता आहिस्ता चलता मेरी तरफ बढ़ रहा था। इसके जिस्म पर चीथड़े लटक रहे थे। मुज़ाकता से वो कोई भिखारी लगता था। मेरे करीब आकर इसने लाठी जरा सी उठाकर कहा, जो बोले सोने हर सस्त्रिया का। मैं खामोश रहा। इसने हथेली फैलाकर कहा, थोड़ा सा पाम ऑयल दे दो, सर में बड़ी खुश्की हो गई है महाशय जी। ये वही आदमी था जिसका मुझे इंतज़ार था। इसने पाम ऑयल का कोड बोल दिया था। अब मुझे इसे कोड बताना था। मैंने कहा, बाबा मेरे पास पाम ऑयल था मगर नारोमनी ले गया है, माफ़ कर दें। इसने सड़क पर आहिस्ता से लाठी मारकर कहा, अब अपना नंबर भी बता दो महाशय। मैंने ओके 5 दोहराया तो वो सीधा होकर खड़ा हो गया। अब वो कुबड़ा नहीं था। लाठी दरख्तों की तरफ करके बोला, हमारी जीप वहाँ खड़ी है, मेरे साथ चलो। मैं इसके पीछे पीछे चल पड़ा। जीप सड़क से ज़रा दूर कच्चे रास्ते पर खड़ी थी। मैंने किन अखियों से देखा, कुलसूम इस जगह नहीं थी जहाँ मैं इसे छोड़ गया था। जीप छत वाली थी और इसके पीछे भी तरपाल पड़ी हुई थी। जासूस खुद इसे ड्राइव करके लाया था। जीप के पास पहुंचकर जासूस बोला, पीछे बैठ जाओ, तरपाल गिराए रखना। मैं तरपाल उठाकर जीप में दाखिल हुआ तो मेरी हिदायत के मुताबिक कुलसूम सीटों के दरमियान दुबक कर बैठ गई। जीप आगे रवाना हो गई। ये मैंने हवा में तीर चलाया था। मैंने ये तसव्वुर कर लिया था कि मुझे जो भी लेने आएगा जीप या गाड़ी में आएगा और यकीनन वो अकेला ही होगा। कुलसूम को मैंने हिदायत की थी कि जूं ही कोई गाड़ी रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर खड़ी हो और इसमें से कोई मशकूक किस्म का आदमी निकले तो वो जल्दी से गाड़ी में छुप कर बैठ जाए। मैंने एक रिस्क लिया था जिसमें कामयाब हो गया था। हमारी जीप कुछ देर जीटी रोड पर दौड़ती रही, फिर बाएं जानिब खेतों के दरमियान कच्ची सड़क पर मुड़ गई और फिर एक जगह रुक गई। बाहर कोई फौजी बात कर रहा था। जीप वाले इंडियन जासूस ने कोई खुफिया कोड लफ्ज़ बोला। सैल्यूट की आवाज़ आई और जीप आगे रवाना हो गई। ये कोई फौजी चेक पोस्ट थी। इसका मतलब था बॉर्डर का एरिया शुरू हो गया था। मैंने कुलसूम के कांधे को ज़रा सा दबाया और सरगोशी की। जीप के रुकते ही उतर कर अंधेरे में छुप जाना। इसने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। जीप हल्के हल्के झटके खाती आगे बढ़ रही थी। मालूम हो रहा था कि जीप कच्चे रास्ते की बजाय किसी हल चलाए हुए खेत में से गुजर रही है। फिर एक जगह रुक गई। मैंने जीप के रुकने से पहले ही पिछली तरफ गिरी हुई तरपाल उठा दी थी।
जीप अभी पूरे तौर पर रुकी नहीं थी कि कुलसूम ने बाहर छलांग लगा दी। मैंने तरपाल दोबारा गिरा दी। जीप के रुकते ही मेरा गाइड अगली सीट से उतरकर पीछे आया और तरपाल उठाकर बोला, आ जाओ। फिर तरपाल का कोना ऊपर उठाकर ताज्जुब से बोला, मैंने इसका बक्सवा बंद किया था। ये किसने खोला? मैंने जीप से बाहर निकलते हुए कहा, मैंने खोला था, आखिर मुझे बाहर भी तो निकलना था। इसने आहिस्ता से यूं सर हिला दिया जैसे कह रहा हो कि तुम्हें यह हरकत नहीं करनी चाहिए थी। वो एक खेत के किनारे चलने लगा। मैं इसके पीछे पीछे चल रहा था। जाहिर है मेरे पीछे पीछे मुनासिब फासले पर कुलसूम भी चल रही थी। वो अंधेरे में थी और एक बार गर्दन मोड़ कर देखने पर भी मुझे दिखाई न दी। पगडंडी पर उगी हुई शबनमी घास से मेरे शलवार के पॉइंचे भीग गए थे। आगे जाकर खेत खत्म हो गए और बंजर इलाका शुरू हो गया था। बॉर्डर एरिया था। मैं इस किस्म के सरहदी इलाके से खूब मानूस था। अगरचे वो इलाका नहीं था जहां से कभी मैं क्रूडिया स्मगलर के हमरा बॉर्डर क्रॉस किया करता था, लेकिन यह इससे मुल्हिका इलाका ही था। इस वक्त मुझे एक ही तशवीश थी कि कहीं कुलसूम हमारा सुराग न खो दे। खुली जगह पर सर्दी ज्यादा महसूस हो रही थी। मेरा साथी आगे आगे चला जा रहा था। वो कोई बात नहीं कर रहा था। मेरे लिए भी इसकी खामोशी ही मुफीद थी। मुझे मालूम था कि वो खुद बॉर्डर क्रॉस नहीं कराएगा, बल्कि किसी ऐसे स्मगलर के हवाले करेगा जो भारतीय बॉर्डर पुलिस के साथ मिले होते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। मैं इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। कुछ फासले पर अंधेरे में कोठरी नजर आई। मेरे गाइड ने मुझे वहीं रुकने का इशारा किया और खुद कोठरी की तरफ चला गया। इसके जाते ही मैंने अंधेरे में मुड़कर देखा, एक इंसानी साया तारीकी में सरकंडों के पास खड़ा था। ये कुलसूम थी। वो सूरत हाल की नज़ाकत को पूरी तरह समझ कर अमल कर रही थी। मुझे रुकता और मेरे गाइड को कोठरी की तरफ जाते देखकर वो भी रुक गई थी। कोई 5 मिनट बाद जासूस वापस आ गया। कहने लगा, सामने वाली कोठरी में 2 सिख बैठे हैं। उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया गया है। वो तुम्हें अपनी हिफाजत में बॉर्डर क्रॉस कराकर पाकिस्तान पहुंचा देगी। ये कहकर वो मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर तेज तेज कदमों से चलता अंधेरे में गायब हो गया। मैं सरकंडों की ओट में हो गया। मुझे कुलसूम का इंतजार था और इसे साथ लेकर स्मगलरों की कोठी में जाना था। कुलसूम मेरे गाइड को वापस जाते देखकर मेरे करीब आ गई। मैंने इसे हिदायत की कि मेरे साथ रहे और थोड़ी देर के लिए मेरी बीवी जोगंदर बन जाए। ये बात मेरी स्कीम में शामिल थी। मुझे मालूम था कि भारतीय पंजाब में सिख औरतें भी शलवार कमीज पहनती हैं। मुझे स्मगलरों के लालच मजाज का भी तजर्बा था। चुनाचा मैंने 1000 रुपए के नोट अपने पास रख लिए थे। कुलसूम ने सहमी हुई आवाज़ में कहा, आप जिस तरह कहेंगे वैसे ही करूँगी। मैंने इससे हिदायत की कि वो ज़्यादा बात न करे, खामोश रहे, बात मैं करूँगा। कुलसूम का मामला मैं भारतीय इंटेलिजेंस वालों के सामने पेश करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, जबकि स्मगलरों को रुपए का लालच देकर राजी कर सकता था। खतरा इसमें भी था, लेकिन इस खतरे से मैं निमट सकता था। मैं कुलसूम को साथ लेकर कोठरी की तरफ बढ़ गया। ये एक कच्चा सा कोठा था जिसका दरवाज़ा नीमवा था। अंदर लैंप की रोशनी फैली हुई थी। मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देकर कहा, मैं कर्नल मनी हूँ। मेरा फौजी गाइड अंदर बैठे स्मगलरों को मेरे बारे में यही नाम बता कर गया था। अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ जवान। मैं कुलसूम को लेकर कोठरी में दाखिल हो गया। बाहर ठंड थी मगर कोठरी का माहौल नीम गर्म था। फिजा में देसी दारू की बू फैली हुई थी। 2 मोटे ताजे सिख आमने सामने चारपाइयों पर खेस ओढ़े बैठे थे। दरमियान में खोखे पर तांबे के गिलास पड़े थे। एक लैंप जल रहा था। उन्होंने मेरे साथ कुलसूम को देखा तो इसे देखते ही रह गए। एक पहलवान किस्म के सिख ने अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए पंजाब में कहा, कर्नल साहब, इन्हू भी स्मगल करना है। ये मेरी बीवी जोगंदर कौर है। 2 दिन हुए जलंधर से हमारे सिख भाइयों का एक जत्था पाकिस्तान ननकाना साहब की यात्रा के लिए गया था। मेरी बीवी जोगंदर कौर का नाम भी इस जत्थे में शामिल था, मगर ऐन वक्त पर यह पीछे रह गई और रेलवे स्टेशन पर न पहुंच सकी। अब ये इसी दिन से अमृतसर में बैठी रो रही थी कि मुझे ननकाना साहब ले चलो। चुनाचा मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। इसे लाहौर से ननकाना साहब वाली गाड़ी में बिठा दूंगा। ये खुद ही जत्थे के साथ वापस अमृतसर आ जाएगी। मैंने इतनी तेजी से ही मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि सिख मेरा मुंह थकते रह गया। दूसरा सिख बोला, लेकिन कर्नल साहब, हमें तो सिर्फ आपको बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए कहा गया है, आपकी बीवी को नहीं। मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा, मुझे मालूम है, मगर मैं आपकी खिदमत कर दूंगा। मैंने जेब से कुछ नोट निकाल कर सिख के आगे रख दी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर पहलवान सिख बोला, ये रुपए कम है, हमें 2 गुना खतरा मोल लेना पड़ेगा। तुम मुझे कोई सौदा दे दो, मैं पाकिस्तान जाकर तुम्हारे किसी आदमी को पहुंचा दूंगा। तुम्हारी रकम वहाँ महफूज हो जाएगी। मैंने कहा, मैं खूब जानता था कि ये स्मगलर ऐसा ही काम करते हैं। अगर खुद फेरा न लगाएं तो माल किसी आते जाते के हाथ भेज देते हैं और फिर किसी रोज़ खुद जाकर रकम वसूल कर लेते हैं। यूं वो बॉर्डर क्रॉस करने के खतरे से भी महफूज रहते हैं। ये बात पहलवान सिख की अकल में आ गई। इसने मूंछें मरोड़ कर कहा, ठीक है जवान, हमारा माल ले जाकर रेलवे स्टेशन के पास बरकत होटल वाले को दे देना।
इसने उठकर अलमारी में से प्लास्टिक का एक थैला निकाला जिसमें कपड़े की 2 थैलियां बंदी थी। इनमें कस्तूरी और ज़ाफ़रान है। फिर इसने मुझे बरकत होटल वाले का पता बता दिया। कुलसूम चादर में मुंह सर ढांपे खामोशी से मेरे साथ चारपाई पर बैठी थी। मैंने प्लास्टिक का थैला अपने पास रख लिया और इन्हें यकीन दिलाया कि इनकी अमानत बहिफाजत पहुंचा दी जाएगी। ये स्मगलर वैसे भी किसी हद तक मुझसे दबे हुए थे, क्योंकि मैं इंटेलिजेंस का आदमी था और फौज का खुफिया महकमा मुझे इनकी वसातत से खुद पाकिस्तान स्मगल करवा रहा था। एक सिख तो वहीं बैठा रहा, दूसरा पहलवान टाइप का सिख मेरे वहां पहुंचने के कोई आधे घंटे बाद उठा और मुझे और कुलसूम को साथ लेकर बॉर्डर पार करवाने चल पड़ा। तो दोस्तों, अगली किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।